नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। नीट 2022 के केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर रहे हैं। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज है यूनिट 13 एमाइंस। तो इसके कंसेप्ट, क्वेश्चन और जो भी एक्सेप्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस एनसीईआरटी पर रहेगा और सबसे पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, देन डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हो सके तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अमाइन। अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखिए बच्चों, जो अमोनिया का फॉर्मूला होता है वो है NH3 और NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह में अगर एक एल्काइल ग्रुप आ जाए तो नया फॉर्मूला बनेगा RNH2। इन्हीं को हम बोलते हैं एमाइंस। अब अगर हम बात करें कि अमाइंस नेचर में कहां होते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्केलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। कई सारे अमाइंस पॉलीमर बनाने के काम आते हैं, डाइज बनाने के काम आते हैं और मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। 2 ऐसे बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइंस है, उनका नाम है एडिनेलिन एंड इफेड्रिन। तो दोनों ही कंपाउंड में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एक ड्रग है नोवाकेन। नोवाकेन ये एक तरह का सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है जिसका यूज होता है सर्जरी में एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। एक ड्रग है बेनिड्रिल, इसका यूज होता है कफ सिरप, एज ए कफ सिरप, और ये एक तरह का एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग है जिसमें टर्सरी अमीनो ग्रुप पाया जाता है। उसी तरह जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो सर्फेक्टेंट, सोप और डिटर्जेंट को बनाने के काम आते हैं। इसी तरह हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है जिनका यूज होता है कई तरह की डाइज बनाने में। तो ये बेसिकली अमाइन का इंट्रोडक्शन है, जहां पर हमने उसके यूज पढ़े, वो नेचर में कहां पाया जाता है, ये सारी चीजें। तो आपको जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट उनको याद रखना है। तो जो अमाइन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अमाइन कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में डाइजोनियम सॉल्ट कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं अमाइन। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो जो अमाइन है वो अमोनिया के जैसे स्ट्रक्चर शो करेगा। और यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो है टर्सरी अमाइन का, जहां पर 3 CH3 है और एक यहां पर नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। इसी तरह प्राइमरी का स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है बच्चों, और सेकेंडरी भी इसी तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अब एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो याद रखिए लोन पेयर कितने हैं? 1, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और जो इसका शेप है वो होता है पिरामिडल। और अगर मैं अमोनिया के बॉन्ड एंगल की बात करूं तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री, ये अमोनिया का है। तो लगभग बच्चों अमाइन का बॉन्ड एंगल भी इतना ही होता है। केवल जो टर्सरी अमाइन है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 108 होता है, यानी ये टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर आने से रिपल्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। 3 तरह के अमाइन हमारे पास है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। कंसेप्ट क्या है? नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसी टाइप का अमाइन होगा। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्ट होता है टर्सरी, 2 से कनेक्ट होता है सेकेंडरी और 1 से कनेक्ट होता है तो प्राइमरी, और केवल हाइड्रोजन होते हैं तो अमोनिया। अगर मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं तो तीनों अमाइन का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। IUPAC नेमिंग आपको पढ़नी है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करवा देता हूं IUPAC के बारे में। जहां पर अमीनो ग्रुप अटैच्ड होगा वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम होगा प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 अमाइन। अगर अमीनो ग्रुप बीच में है तो उस साइड से नंबर करना है जहां पर वो नजदीक आए। तो यहां पर दोनों साइड से एक ही जगह में आ रहा है तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 अमाइन। अगर अमीनो ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है इट इज कॉल्ड एरोमेटिक अमाइन, और एरोमेटिक अमाइन को हम बोलते हैं एनिलीन। इसका IUPAC और कॉमन नेम क्या है? एनिलीन या बेंजेनामाइन, लेकिन एनिलीन ज्यादा फेमस नाम है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूं तो ये एक तरह का टर्सरी अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है।
अब टर्सरी अमाइन का नोमेनक्लेचर हम इस तरह से करते हैं कि दो जो एल्काइल चेन है उनको हम सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं और एक जो लंबी एल्काइल चेन होती है जिसमें ज्यादा कार्बन होता है उसको मेन मानते हैं। तो नंबर हम मेन चेन पर करेंगे, तो इस तरह से नंबर करेंगे। अब पहले इसका और इसका हम नाम लिखेंगे। तो यहां पर दो इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में है, तो बच्चों इसका नाम होगा NN डाई इथाइल। और कितने कार्बन यहां पर है? 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनामाइन। ठीक, यहां पर अगर एनिलीन में कोई और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो इसको 1, इसको 2 मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाए। तो आईपीएसी नाम की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं सबको सॉल्व करना है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं। पहला, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कितने कार्बन कनेक्टेड है, उस हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम देखेंगे। यहां पर जो अमाइन है इस पर केवल एक कार्बन कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इट इज ए प्राइमरी अमाइन। और देखिए बच्चों, जो NH2 ग्रुप पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, इट इज प्राइमरी एंड एरोमेटिक। अब देखिए यहां पर जो नाइट्रोजन है उससे 3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये वाला और ये 2 वाला। ये कि CH3 इधर होगा और CH3 इधर होगा, इट इज टर्सरी अमाइन। और N का अटैचमेंट बेंजीन रिंग से है, यानी इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब देखिए यहां पर NH2 है, यानी नाइट्रोजन का अटैचमेंट केवल एक ही कार्बन से है, इट इज प्राइमरी। और यहां पर कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिफैटिक हुआ। यहां पर देखो N का अटैचमेंट 2 कार्बन से डायरेक्टली है, इट इज सेकेंडरी एज वेल एज एलिफैटिक। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं इसका मतलब वो प्राइमरी है। नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होता है इसका मतलब वो सेकेंडरी है। और नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, दैट मीन्स इट्स टर्सरी। क्वेश्चन 2, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन corresponding to the molecular formula C4H11N। और इन सब के आपको आईपीएसी नेम भी लिखने हैं और ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो भी लिखना है। तो C4 मतलब 4 कार्बन है। तो बच्चों देखो यहां पर हम केवल प्राइमरी अमीन की बात करेंगे, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की बात नहीं करेंगे, वो भी बन सकते हैं। तो पहले 4 कार्बन लगाओ। अब सबसे पहले आप NH2 ग्रुप को पहले कार्बन पर लगाओ, उसके बाद आप कार्बन की इस तरह चेन बनाओ और NH2 यहां लगाओ। उसके बाद आप जो है NH2 को सेकंड पोजीशन पर लगा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है NH2 इस तरह लग सकता है। तो 1 2 3 और 4 आइसोमर बनेंगे और सबके सब क्या होंगे बच्चों? प्राइमरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब इनके नाम देखिए, इसका नाम है ब्यूटेन 1 अमाइन, इसका नाम है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, इसका नाम है ब्यूटेन 2 अमाइन और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो चारों के नाम हमने लिख लिए। अब देखिए बच्चों इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में भी कैसी आइसोमेरिज्म होगी बच्चों? चेन आइसोमेरिज्म। तो ये वाला और ये वाला, ये दूसरा चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? क्योंकि दोनों आइसोमर डिफरेंट चेन में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी चेन आइसोमर हुआ। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। टोटल 6 मेथड हमारे पास है अमाइन को बनाने के, 1 बाय 1 सब पर डिस्कस करेंगे। पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड यानी NO2, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो NO2 से NH2 बनाना है तो आपको अमाइन मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम यूज करेंगे रिडक्शन के लिए। तो वी यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन गैस के साथ मेटल, कौन से? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। और या मेटल के साथ कोई एसिड जैसे SN और HCl मेटल एसिड, या Fe प्लस HCl, ठीक है, या PT प्लस H2। मेटल हाइड्रोजन या मेटल एसिड, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का
काम करते हैं। अब यहां पर हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, ऊपर लिया मेटल प्लस हाइड्रोजन और नीचे सॉल्वेंट इथेनॉल, तो क्या होगा NH2 किसमें, NO2 किसमें कन्वर्ट हो गया NH2 में। उसी तरह हमने क्या किया, मेटल प्लस एसिड लिया और नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया NH2 ग्रुप में। तो याद रखना है रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है जो मैंने नोट के माध्यम से आपको डिस्प्ले किया है। यहां पर देखिए, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड। तीन मेथड हमारे पास है, रिडक्शन विद मेटल हाइड्रोजन, रिडक्शन विद आयरन प्लस HCl, रिडक्शन विद SN प्लस HCl। इनमें से बच्चों जो आयरन और HCl वाला मेथड है ये सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है, बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। Thus, only small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction। अब यहां पर अगर हम FeCl2 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो HCl का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा, तो हमें कम से कम HCl की जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन में, इसीलिए ये ज्यादा प्रिफर्ड मेथड यूज किया जाता है एज कंपेयर टू अदर। दूसरा मेथड हमारे पास है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद अमोनिया, और किसके साथ करेंगे, एल्काइल हैलाइड। देखिए बच्चों, तो जो अमोनिया है वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है और जो एल्किल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहां से X निकल जाएगा और NH2 यहां पर ऐड हो जाएगा, तो पहले एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट, देखो एसिड बेस की रिएक्शन होगी है ना, तो NH3 और X दोनों एक साथ में आ जाएंगे, इट इज कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट। अब जो अमोनियम सॉल्ट है, ये देखो ना यहां पर मैंने रिएक्शन लिखी है, जो अमोनियम सॉल्ट है इनको अगर हम NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हमें प्राइमरी अमीन मिल जाते हैं और वाटर और NX का सॉल्ट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन विद द हेल्प ऑफ अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपको जो प्राइमरी अमीन मिला है वो RX के साथ दोबारा से रिएक्शन करके सेकेंडरी अमीन बनेगा, अगर दोबारा RX उसको मिल जाए तो टर्सरी अमीन बनेगा, और दोबारा उसको RX मिल जाए तो लास्ट में आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेंगे। यानी ये एक ऐसा मेथड है जहां पर अगर आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में रखते हो तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इवन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी मिक्सचर ऑफ अमाइन विल प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इस लाइन से यही एक्सप्लेन किया गया है। अब देखो इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, जो अमोनोलाइसिस है उसका डिसएडवांटेज क्या है कि मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब अगर प्राइमरी अमीन आपको चाहिए तो बच्चों आपको अमोनिया को लार्ज एक्सेस में लेना पड़ेगा। इसको मैं समझाता हूं आपको ना। देखो, अगर आप रिएक्शन करा रहे हो RX प्लस NH3 तो यहां पर आपको प्राइमरी अमीन ज्यादा मिलेगा या मिक्सचर अमीन ज्यादा मिलेगी, डिपेंड करेगा आपने एक्सेस क्या लिया है। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो बच्चों आपको जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और इवन क्वाटरनरी का मिक्सचर मिलेगा, और अगर जो है NH3 एक्सेस में है तो आपको केवल प्राइमरी अमीन एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा। यही देखो, अमोनिया अगर एक्सेस में होता है तो प्राइमरी अमीन ऑब्टेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक, और एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तो एल्किल हैलाइड बार बार रिएक्शन करके क्वाटरनरी बनाएगा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सारे के सारे मिक्सचर में मिलेंगे। अब अगर आपको एल्किल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ज्यादा, क्योंकि वो जल्दी टूटेगा। तो RI, RBr, RCl इस तरह से इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, उसको सॉल्व करते हैं। इन द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड द हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द अमीनो ग्रुप, which of the following represent the correct order of reactivity of halides with amine। वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो ये वाला आना चाहिए बच्चों, है ना। I, Br और Cl, क्या कंसेप्ट लगाया हमने, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, वो जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी जल्दी होगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल यानी साइनाइड।
तो साइनाइड में क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जैसे ये देखो नीचे चित्रियां। तो साइनाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो CH2NH2 हो जाएगा। देखो CH2NNH2, तो आपने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया। और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपके पास कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो एक तो आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और दूसरा है मेटल प्लस हाइड्रोजन, और तीसरा है सोडियम और इथेनॉल। ये तीनों के तीनों इसमें यूज होते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन। यानी अगर आपके पास कोई 2 कार्बन का अमाइन है, वो आप चाहते हो कि 3 कार्बन का हो जाए, तो साइनाइड लगा दो और उसके बाद रिडक्शन कर दो। तो साइनाइड लगाने से अमाइन में एक एक कार्बन ऐड होता जाएगा, इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ अमाइन सीरीज। चौथा मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब देखो यहां पर एक है थैलामाइड और दूसरा होता है थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है, थैलीमाइड इस तरह होता है और थैलामाइड इस तरह होता है। देखो है ना, आपने शायद पढ़ा होगा ये NH2 और ये NH2। इसमें I की जगह A होता है, थैलामाइड, इट इज थैलामाइड। मिलते जुलते नाम है इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो ये थैलामाइड और ये थैलीमाइड। तो इस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन में क्या होता है, आपने थैलीमाइड लिया, सबसे पहले KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो यहां से जो H है वो निकलेगा, यहां पर K लगेगा, तो ये जो नाइट्रोजन है वो पोलर हो गया। अब एक एल्किल हैलाइड आप यहाँ पे लोगे तो यहां से X निकलेगा, यहां से K निकलेगा, तो R जो है N पर लग जाएगा। अब आपको जो है अमाइन बनाना है, तो बच्चों ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जनरली यूज करते हैं बेस, या कई बार हम लोग यूज करते हैं वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस से ये बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो यहां पर H आएगा, यहां पर H आएगा, तो जो OH है वो इधर आएगा, इधर आएगा, या ONA, बात एक ही है, OH लगाओ या ONA। वाटर यूज करोगे तो OH और NaOH यूज करोगे तो ONA। तो इस तरह आपको जो है थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, जिसका नाम है सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट, ठीक है, सोडियम थैलेट, और साथ में एक प्राइमरी अमीन आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन का कंसेप्ट है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो इस पर क्वेश्चन आता है। गैब्रियल थैलामाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर ओनली प्राइमरी अमाइन। और बच्चों प्राइमरी अमाइन कैसे, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, इसको आप ऐड करो, ठीक। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड। यहां पर देखो, यहां पर कंसेप्ट है। तो इसकी 2 चीजें आपने देखी कि जो गैब्रियल थैलामाइड है वो केवल प्राइमरी एलिफेटिक बनाता है, न तो सेकेंडरी न तो टर्सरी, ये नहीं बनाता है, और प्राइमरी एरोमेटिक भी नहीं बनाता है, केवल R और NH2 इस तरह के ना प्राइमरी एलिफेटिक बनाएगा। और एनिलीन की फॉर्मेशन हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि एनिलीन क्या है, एरोमेटिक अमाइन है। इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो यहां पर अगर आपने RX की जगह इस तरह कोई एरोमेटिक हैलाइड लिया तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर रिजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड, इसीलिए यहां पर हम एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते। तो चलिए अब गैब्रियल थैलामाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर पूछा है द अमाइन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कौन सा नहीं बन सकता, एरोमेटिक, सेकेंडरी, टर्सरी, एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी किसी भी टाइप का, ठीक। अब देखिए एनिलीन, एनिलीन क्या है बच्चों, एरोमेटिक अमाइन है, तो एनिलीन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर हो गया ए। बेंजाइल अमीन कैसा है, प्राइमरी एलिफेटिक, ये देखो ये बन सकता है। मिथाइल अमीन भी क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक बन सकता है। आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन भी प्राइमरी एलिफेटिक है, बन सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड यानी CONH2 अमाइड।
तो जब हम रिडक्शन करते हैं तो CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CS2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो LiAlH4 और उसके साथ सॉल्वेंट। तो सिंपल आपको क्या करना है, CO को कन्वर्ट करना है CH2 में, बस इतना करना है, बाकी R और NH2 सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने कार्बन हमारे पास इस अमाइड में होंगे सेम कार्बन अमाइन में भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। क्लियर। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, यहां पर भी हम एक अमाइड का यूज करते हैं अमाइन को बनाने में, लेकिन बच्चों यहां पर जो अमाइड है उसका डिग्रेडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 और NaOH, ये याद रखिए, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। Br2 और NaOH, इन दोनों की प्रेजेंस में जो अमाइड है उससे CO निकल जाता है और ये दोनों आपस में जुड़ के एक अमाइन बना लेते हैं और साथ में Na2CO3 2NaBr और वाटर निकल जाता है। तो याद रखना Br2 प्लस NaOH, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट है। दूसरी चीज, जो अमाइड है ना उसमें जितने कार्बन होंगे अमाइन में एक कार्बन कम हो जाएगा। देखो यहां पर जो है अगर मैं इसको एक कार्बन, इसको दो मानो, टोटल 2 कार्बन है तो यहां पर एक ही कार्बन हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों रिडक्शन ऑफ अमाइड और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में ये एक बेसिक डिफरेंस है। रिडक्शन ऑफ अमाइड में जितने कार्बन अमाइड के पास होंगे उतने कार्बन अमाइन के पास होंगे, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड में जितने कार्बन अमाइड के पास होंगे उससे एक कम कार्बन अमाइन के पास होगा, इसीलिए इसको हम कार्बन डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बन डाउन रिएक्शन। ठीक, समझे बात आ गई। चलो अब वन बाय वन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड से केवल आप प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, ठीक, और आपको रिएजेंट क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और ब्रोमीन चाहिए इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसमें क्या होता है, एक एल्काइल और एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू अमाइड ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी यहां पर ये जो R है इसका माइग्रेशन हो रहा है NH2 की तरफ, क्योंकि B से ये तो निकल रहा है, डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, माइग्रेशन होता है ना। जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रखना है, द माइग्रेशन ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम CO टू NH2। ठीक, और जैसा मैंने बोला कि जो अमाइन बनेगा वो एक कार्बन कम होगा एमाइड से, बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहां पर करते हैं, कन्वर्जन भी है, IUPAC नेम भी है, उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो ये आपके पास एल्किल हैलाइड है और उसको आपको अमाइन में चेंज करना है। अब देखो जो एल्किल हैलाइड है उसमें 2 ही कार्बन है और जो अमाइन है उसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। तो बच्चों जब एक्स्ट्रा कार्बन लाना होता है तो साइनाइड की आपको जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ। तो जो Cl है वो किसमें कन्वर्ट, किससे रिप्लेस हो जाएगा, CN से। और अब क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया था, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और भी कई सारे रिएजेंट है। तो CN कन्वर्ट इनटू CH2NH2, तो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 3 कार्बन हो गए, तो ये बन गया प्रोपेनामाइन। ठीक, दूसरा बेंजाइल क्लोराइड इंटू 1,2,2 फिनाइल इथेनामाइन। तो यहां पर भी 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी इतना तो इसके पास भी है। तो सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट आप करो, पहले KCN के साथ रिएक्शन करो, इसके जगह में CN आएगा और उसके बाद उसका रिडक्शन कर दो, तो आपने आप CH2NH2 बन जाएगा। ठीक, इसको आराम से कर दोगे, करो। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ, एक एमाइड से आपको एक अमाइन बनाना है, और कौन सा अमाइन बनाना है, प्रोपेनामाइन बनाना है। किस मेथड से, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो बच्चों देखो प्रोपेनामाइन यानी 1 2 3 और NH2, ये प्रोपेनामाइन हुआ, और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यानी Br2 प्लस KOH या NaOH है ना, दोनों यूज होते हैं। तो बच्चों यहां पर जो अमाइड होगा वो कौन सा होगा, तो देखो यहां पर 3 कार्बन है, तो जो अमाइड होगा बच्चों उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, तभी जाके ये कार्बन निकल जाएगा और 3 कार्बन का आपको
अमाइन मिल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन कम करना होता है जब अमाइड से हॉफमैन डिग्रेडेशन करते हैं अमाइन में। ठीक, समझ में आई बात? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड का हॉफमैन डिग्रेडेशन करने से प्रोपेनामाइन मिलता है। दूसरी देख लेते हैं, द अमाइन प्रोड्यूस बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। यहां पर डायरेक्ट रिएक्शन करनी है। ये हमने बेंजामाइड लिया और इसका अगर हम हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे, ठीक, तो CO को निकाल देना है और डायरेक्ट आप एल्काइल ग्रुप को NH2 पर लगा दो। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। देखो, कन्वर्जन के लिए आपको कई सारी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सारी रिएक्शन अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो, तो प्रैक्टिस जरूर चाहिए इसमें। ये बेंजीन है और बेंजीन से आपको बनाना है बच्चों एनिलीन। तो पहले दोनों के स्ट्रक्चर आप यहां पर लिख दो। अब देखिए, आपको बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लाना है, लेकिन आप NH2 ग्रुप को डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं। तो बेंजीन को पहले आप नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करो। तो बेंजीन का आपको करना पड़ेगा नाइट्रेशन इन दोनों केमिकल की प्रेजेंस में। तो नाइट्रेशन करने से बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ गया। और अभी आपने शुरू में एक रिएक्शन पढ़ी है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो जब आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं SN और HCl या दो और रिएजेंट है, तो NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। तो आपको क्या मिल गया? एनिलीन मिल गया। ठीक, तो जब भी NH2 ग्रुप आपको चाहिए, पहले नाइट्रो ग्रुप लाओ और उसके बाद उसका रिडक्शन करवा दो। ठीक, दूसरा, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो बेंजीन से एनिलीन आपको इसी तरीके से बनाना है और उसके बाद आपको NN डाइमिथाइल एनिलीन यानी टर्सरी ग्रुप लगाना है। ठीक, तो अब यहां पर हम रिएक्शन करेंगे RX, क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी क्वाटर्नरी अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, तो एक R का इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा NHR। तो ये हो जाएगा बच्चों N एल्काइल। अच्छा, R को मैं जस्टिफाई कर लेता हूं, R इज ए CH3, तो हम CH3X करेंगे। यहां पर CH3 और X, ठीक है, या Cl रख लो या Br रख लो या I रख लो। I रखोगे ज्यादा बेटर है। तो CH3 लगा, तो ये हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन। और एक बार आप रिएक्शन और करो CH3 और I के साथ, तो एक CH3 और लग जाएगा। तो ये हमें टर्सरी अमाइन दे देगा इस तरह से। तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, बन गया। तीसरा, ये एक कंपाउंड है, इससे आपको बनाना है हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। तो हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन पहले लिख लो आप। हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन यानी 6 कार्बन है, 6 कार्बन और 1,6 एक पहले पर है और एक 6 नंबर पर है। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये बनाना है। किससे बनाना है? ये देखो Cl वाले से। तो एक Cl ये रहा और बीच में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से 6 कार्बन बनाने हैं। क्या तरीका है? साइनाइड वाला। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे KCN से। तो यहां पर जो Cl है वो Cn में कन्वर्ट हो जाएगा यानी रिप्लेस हो जाएगा। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है और अब Cn का हम करेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन करेंगे मेटल और हाइड्रोजन या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो Cn कन्वर्ट इनटू CH2। तो देखो CH2 और आगे दूसरा वाला Cn, तो CH2। तो 4 कार्बन पहले थे, 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो गए, तो अमीनो ग्रुप भी आपको मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। यहां पर एक एरोमेटिक कंपाउंड है A, जिसको हम हीट करते हैं एक्वस अमोनिया के साथ, तो वो एक और कंपाउंड बनाता है B, और B को हीटिंग करें Br2 प्लस KOH के साथ, तो वो C बनाता है, और C का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये है। तो ABC का IUPAC नाम क्या होगा? देखो, A को हमने ट्रीटमेंट किया एक्वस अमोनिया के साथ यानी NH3 और बाद में हीट किया, तो ये बनाता है B।
और B को हमने किसके साथ ट्रीट किया, Br2 प्लस KOH, तो ये बनाता है C। और C का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H7N है। तो बच्चों देखो ना, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके बीच गैप कम है, यानी कम कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर है, तो ये एक एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक अमाइन, तो एरोमेटिक अमाइन में जो पॉसिबिलिटी है वो एनिलीन की है। तो एक तो हमें क्या मिल गया, एनिलीन। तो अब देखो इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, 5 और 2 7 हाइड्रोजन 1, ये एनिलीन हो सकता है। एनिलीन हो सकता है कि एनिलीन ही होगा। अब देखो, तो बच्चों ये जो है एक अमाइन है। अब यहां पर आपको क्लू दिया है Br2 and KOH। जो Br2 और KOH है वो किसके लिए, हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब जो B है वो एक एमाइड होगा, तभी जाके B C में कन्वर्ट हुआ अमाइन में, हॉफमैन डिग्रेडेशन से। तो अमाइड कौन सा होगा, एक कार्बन ज्यादा वाला। तो अगर ये एनिलीन है तो इसका मतलब जो B होगा वो इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, तभी जाके तो एनिलीन मिलेगा, है ना। तो यानी B है हमारे पास बेंजामाइड, B इज ए बेंजामाइड। ठीक, तो बेंजामाइड से हमने एनिलीन बनाना है, तो इसी मेथड से हमें जाना पड़ेगा। और अब देखिए बच्चों, यहां पर जो A है वो क्या हो सकता है, वो एक एसिड होगा, क्योंकि हमारे पास CO ग्रुप को हमें रखना है। तो जब आप किसी एसिड की एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा COONH4, यहां प्लस यहां माइनस। और जब आप उसको हीट करोगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकलेगा तो आपको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, इसलिए हमने केवल एसिड रखा है। तो A हुआ बेंजोइक एसिड, B हुआ बेंजामाइड और C हुआ एनिलीन। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी का सारा कंसेप्ट सब चैप्टर में एक जैसा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन सॉलिड है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड। तो देख लेते हैं बच्चों, जो लोअर एलिफेटिक अमीन है वो गैस होती हैं और उनमें फिश ऑर्डर होता है। मच्छी बाजार में जो गंध आती है वो अमाइन में भी पाई जाती है। अब जो एनिलीन है और दूसरे टाइप के एरोमेटिक अमाइन है ये मोस्टली कलरलेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में इनमें कलर प्रोड्यूस होता है। तो कलर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से कलर आता है, अपना इनका खुद का कलर नहीं होता। वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो एलिफेटिक अमाइन है, लोअर एलिफेटिक अमाइन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब आप बोलोगे कि अमाइन वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं वाटर के साथ, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, देखो है ना, अभी नीचे डायग्राम दिया होगा उससे भी आप देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब देखो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कब होगी, जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। तो मोलर मास बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, इस वजह से हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट का इंट्रोडक्शन होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। अब अगर इनको हम कंपेयर करें एल्कोहल से, एल्कोहल है और अमाइन है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो जो एल्कोहल है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अमाइन। रीजन क्या है बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है, O से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड मजबूत बनेगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। यहां पर वाई पूछा है तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब यहां पर देखो आंसर भी दिया है कि अल्कोहल ज्यादा पोलर होते हैं एज कंपेयर टू अमाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो ज्यादा पोलर यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमाइन, इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टर्सरी। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो मैं 3 टाइप के अमाइन में, तो प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी कम और टर्सरी और कम। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो जो प्राइमरी है उसमें 2 हाइड्रोजन है, जो सेकेंडरी है उसमें 1 हाइड्रोजन है, और जो टर्सरी है उसमें 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो टर्सरी अमाइन है वो कभी भी दूसरे अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, बॉन्डिंग कहां से बनाएगा।
तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन में होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और उससे कम होगी सेकेंडरी अमाइन में, और बिल्कुल नहीं होगी टर्सरी अमाइन में। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अब यहां पर लिखा है टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। अब ये सबको मालूम है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे प्रोपेन 1 अमाइन है और प्रोपेन 2 अमाइन है, तो प्रोपेन 1 अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये एक टेबल दे रखी है और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं और साथ में उनके मोलर मास दे रखे हैं। तो ये देखो 73 मोलर मास 3 कंपाउंड के, यानी ये आइसोमेरिक अमाइन है। तो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। तो प्राइमरी का देखो ज्यादा, सेकेंडरी का थोड़ा सा कम, टर्सरी का और कम। ठीक, अब जो हाइड्रोकार्बन है इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा पोलर है। अब बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बच्चों, ये अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल यानी अल्कोहल पहले, उसके बाद प्राइमरी अमाइन यानी तीसरे नंबर आएगा, और उसके बाद सेकेंडरी अमाइन। तो ये इनका इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसा हमने डिस्कस किया था, सॉल्युबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर 2 प्राइमरी अमीन है और एक सेकेंडरी अमीन है। तो ये जो प्राइमरी अमीन है इसमें कार्बन कम है, और ये जो सेकेंडरी अमीन है इसमें कार्बन 4 है, लेकिन ये जो प्राइमरी अमीन है इसमें बेंजीन है। जो बेंजीन रिंग होती है वो एलिफेटिक से ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर शो करती है, यानी इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। एक तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो पहला वाला सबसे कम सॉल्युबल होगा। इंक्रीजिंग पूछा है तो ये इधर आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, यहां पर जो है प्राइमरी अमीन है और नंबर ऑफ कार्बन भी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी कम है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। और लास्ट में आ गया ये, और बीच में आ गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा। तो पहले सबसे ज्यादा सॉल्युबल होने वाला है इथेनामाइन, उसके बाद है डाई इथाइलामाइन, और उसके बाद है लास्ट बेंजेनामाइन यानी एनिलीन। चलिए, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन। अमाइन की जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ चीजों की वजह से होती है। नंबर 1, अमाइन में जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करके बेसिक कैरेक्टर शो करता है। दूसरा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी गैप होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और तीसरा, अगर मैं नाइट्रोजन को देखूं तो नाइट्रोजन में लोन पेयर होने की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो ये 3 कैरेक्टर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। हम सब लोग जानते हैं कि जो अमाइन है उसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो केमिकल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो इसी वजह से अमीन का बेसिक नेचर होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो अमीन अगर एक बेस है तो ये एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, बिल्कुल देखो। उसी तरह एरोमेटिक अमीन भी एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, तो ये 2 सॉल्ट बनाता है। इससे ये प्रूव होता है कि ये बेसिक नेचर का है। अगर आप अमीन के सॉल्ट को बेस जैसे NaOH के साथ ट्रीट करें तो दोबारा से आपको वही अमीन मिल जाएगा जो उसके सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्ट, अमीन से सॉल्ट और सॉल्ट से अमीन जनरेट होते हैं। अब देखो, जब भी बच्चों बेसिसिटी का कंसेप्ट आता है ना, तो वहां पर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है Kb और दूसरा होता है Pkb। Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और Pkb सेम टू सेम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, लेकिन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है देख लीजिए। Pkb इक्वल टू माइनस लॉग Kb, यानी अगर Kb बढ़ेगा तो Pkb कम होगा।
तो कई बार बेसिसिटी के बारे में केबी और पीकेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप इतना समझो कि जब भी हम अमीन के बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे तो केबी और पीकेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर कोई अमाइन जितना ज्यादा बेसिक होगा मतलब उसका केबी उतना ज्यादा होगा और उसका पीकेबी उतना कम होगा। तो लेस पीकेबी मोर बेसिक, मोर पीकेबी लेस बेसिक, मोर केबी मोर बेसिक, लेस केबी लेस बेसिक। क्लियर? अब यहां पर केबी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है। अब ये इक्वेशन कैसे आई देखो, जब आप किसी अमीन को वाटर में सॉल्युबल करते हो, ठीक है, तो ये वाटर से H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, तो इस तरह एक सॉल्ट बना लेता है NH3+ और OH-। अब यहां पर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, तो Kb इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, तो ये प्रोडक्ट हो गए और बाय रिएक्टेंट। यहां पर हमने वाटर को मेंशन नहीं किया क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी होती है। तो Kb की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, यानी डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा Kb उतना ज्यादा होगा, तो बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां पर यही लिखा गया है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। अब डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अमीन की बेसिसिटी को कम और ज्यादा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइम फैक्टर है कि इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर +I और -I दोनों कर सकते हैं, है ना। लेकिन बच्चों अमीन के साथ एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है, इसीलिए जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, तो अगर अमीन में जो R है उसका नेचर है +I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ये H+ को उतना आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और जब ये H+ को जितना इजीली एक्सेप्ट करेगा इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं अमाइन पर वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप। ठीक, अब यहां पर इस कंक्लूजन के थ्रू उनकी बेसिसिटी के बेसिस पर कंपेयर किया है। एक टाइप के अमीन है एलिफेटिक अमीन, दूसरे होते हैं अमोनिया और तीसरे होते हैं एरोमेटिक अमीन। ठीक, एलिफेटिक अमीन में बेसिक है RNH2, यहां पर होगा NH3 और यहां पर होगा NH2। ठीक, अब देखिए एलिफेटिक अमीन में R जो जुड़ा है उसका नेचर है +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अमोनिया में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी एलिफेटिक अमीन से कम होगी, तो इसकी बेसिसिटी एलिफेटिक अमीन से हमेशा कम होगी। अब एरोमेटिक अमीन की बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी है। बेंजीन रिंग एक तरह की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करती है, यानी यहां के इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन की तरफ चले जाएंगे, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी कम होगी। इसीलिए बच्चों हमेशा इन तीनों का बेसिक ऑर्डर यही होगा, एलिफेटिक अमीन, उससे कम अमोनिया और सबसे कम एरोमेटिक अमीन। अब एरोमेटिक में अलग कैटेगरी आती है और एलिफेटिक में भी अलग कैटेगरी आती है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहां पर एक टेबल में कई सारे अमीन का नाम दिया है और उनकी पीकेबी वैल्यू दी है। देखो बच्चों यहां पर केबी नहीं दिया है, पीकेबी दिया है, तो जिसका पीकेबी जितना कम होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये तीनों पहले के तीनों अमीन मिथाइल ग्रुप वाले हैं, बाद के तीनों अमीन में इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और ये वाले और ये वाला ये एरोमेटिक अमाइन है जहां पर बेंजीन रिंग है, और ये जो है फिनाइल मेथेनामाइन यानी एलिफेटिक अमीन है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख ही देता हूं, ये इस तरह है CH2NH2। ठीक, अब देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये तीनों मिथाइल अमाइन, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। ठीक, जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे अमाइन का ऑर्डर रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक फैक्टर आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, 2 और फैक्टर होते हैं, उनमें से एक है सॉल्वेशन इफेक्ट और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस।
अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले देख लेते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है। तो पहला है मेथेनामाइन, यानी इस तरह से, और दूसरा है एन मिथाइल मेथेनामाइन, यानी ये इस तरह से होगा, और तीसरा है एन एन डाइमिथाइल मेथेनामाइन, यानी ये टर्सरी अमाइन है, इस तरह से, है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे कम पीकेवी किसका है, सेकेंडरी अमाइन का। तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, और प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्सरी। तो मिथाइल का अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा तो उसका ऑर्डर होगा 2, 1 और 3, ये ध्यान रखना, ठीक है, अगर मिथाइल का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा। अब इथाइल की बात करें तो इथाइल में सेकेंडरी अगेन ज्यादा हो गया, जिसका पीकेबी 3 है, तो सेकेंडरी, इसमें टर्सरी का ज्यादा होता है। देखो एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन टर्सरी, और लास्ट में आके प्राइमरी, है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, तो ये ध्यान रखना। तो ये तीनों हो गए। तो बच्चों इस टेबल से हमने ये देखा कि मिथाइल के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का बेसिक नेचर एक्वस सॉल्यूशन में ये होता है 2, 1 एंड 3, यानी सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्सरी। इथाइल में ये होता है सेकेंडरी टर्सरी एंड प्राइमरी। और अगर एरोमेटिक की बात करें तो ये 3 एरोमेटिक हमारे पास है, ये बेंजेनामाइन यानी प्राइमरी, ये एन मिथाइल एनिलीन यानी सेकेंडरी, और ये एन एन डाइमिथाइल एनिलीन यानी टर्सरी। टर्सरी है वो ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी कम बेसिक है, और प्राइमरी सबसे कम बेसिक है। तो एनिलीन के केस में ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सेकेंडरी हो गया, और यहां पर CH3, सॉरी, ये CH3, और यहां पर 2 CH3, क्योंकि देखो CH3 के आने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। तो जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के केस में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये ऑर्डर होगा। अब अगर हम बात करें एलिफेटिक, जहां पर मिथाइल और इथाइल वाले अमाइन है, दूसरा है एरोमेटिक जहां पर बेंजीन वाले अमाइन है, और तीसरा ये वाला, इसका नाम है बेंजाइल अमाइन या फिनाइल मिथाइल अमाइन। अब देखो बच्चों, जितने भी एलिफेटिक अमाइन है, चाहे वो इथाइल के बने हो चाहे मिथाइल के बने हो, इनकी बेसिसिटी बेंजाइल अमीन से ज्यादा होगी, लेकिन ये एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक है। तो पहले ये आएंगे, फिर बेंजाइल वाला आएगा, और लास्ट में एरोमेटिक आएंगे। तो इस टेबल से आपको इन अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब एक्वस सॉल्यूशन की बात आती है तो वहां पर जो बेसिक कैरेक्टर है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि सॉल्वेंट और स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करेगा। अब सॉल्वेंट या सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है? जब किसी अमाइन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ एक्सेप्ट करता है और इस तरह से एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमोनिया भी इस तरह से एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि इस अमाइन का कैटायन बना है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतना ज्यादा सॉल्वेशन इफेक्ट होगा और बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो प्राइमरी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सेकेंडरी कम और टर्सरी सबसे कम। तो इस हिसाब से अगर केवल सॉल्वेशन इफेक्ट देखा जाए तो अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक, ये मैं एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेशन इफेक्ट की बात कर रहा हूं, सॉल्वेशन इफेक्ट। लेकिन बच्चों सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ साथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट भी देखा जाता है। तो अगर मैं सॉल्वेशन के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट को भी जोड़ दूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से है, और सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर होगा इस तरह से, ये सॉल्वेशन है। ठीक, अब स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या मतलब है? देखो, अगर अमाइन प्राइमरी होगा तो प्रोटॉन का अटैक जल्दी होगा क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है, यानी क्राउडेस नहीं है। लेकिन अगर अमाइन टर्सरी होगा तो प्रोटॉन का अटैक डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसके चारों तरफ एल्काइल ग्रुप आने से हिंड्रेंस बढ़ गया। तो तीसरा इफेक्ट हिंड्रेंस के हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा।
स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से ऑर्डर ये, इंडक्टिव के हिसाब से ऑर्डर ये, और सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर ये। अब तीनों इफेक्ट को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो हम तीनों इफेक्ट को कंबाइन करेंगे तो ये ऑर्डर निकल के आता है। देखो इथाइल के केस में होगा 231 और मिथाइल के केस में होगा 213, बस। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, है ना। तो इतना सब कुछ झमेला पालने की जरूरत नहीं। अगर अमाइन का एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो इन दो कोड को याद रखना, इथाइल के केस में 231 और मिथाइल के केस में 213, बस। ये पूरी कहानी यही बयां करती है, ठीक है बच्चों। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर अमाइन का ऑर्डर गैस फेज में पूछा जाए तो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही वहां पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि टर्सरी में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, बस। बाकी इन स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लेना, वही लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि एराइल अमीन का बेसिसिटी ऑर्डर किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता है अमाइन अगर बेंजीन से जुड़ा होगा तो लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाएंगे, यानी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसका जवाब है रेजोनेंस की वजह से बेसिसिटी कम हो गई एनिलीन की, ठीक है। तो बच्चों अगर हम एनिलीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, जैसे NO2SO3H COOH, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे OCH3 NCH3, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी बढ़ेगी, बस। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें बेसिसिटी ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा। देखो, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। तो पहला है एनिलीन, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले क्या आना चाहिए, सेकेंडरी, ठीक है, डिक्रीजिंग सेकेंडरी, यानी तीसरा पहले आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा अमोनिया और सबसे लास्ट में आएगा एनिलीन। क्योंकि एलिफेटिक अमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक होते हैं तो एनिलीन सबसे लास्ट में, अमोनिया एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक होता है लेकिन एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होता है, ठीक। और अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा जाए तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। दूसरा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब पहला, ये इथाइल अमाइन, ये एनिलीन है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी दूसरा सबसे कम होगा। अब देखो बच्चों, जो अमोनिया होते हैं वो कम बेसिक होते हैं एलिफेटिक्स। फिनाइल मेथेनामाइन है, यानी ये वाला है ना, CH2NH, पेंजाइल ग्रुप है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसका मतलब ये अमोनिया से कम बेसिक होगा, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि अमोनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। तो 1 2 3 4 उसके बाद आएगा अमोनिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी ज्यादा होगा और प्राइमरी कम होगा, इस तरह से आ जाएगा। दूसरा इथाइलामाइन, डाइथाइलामाइन, ट्राइइथाइलामाइन और एनिलीन। तो एनिलीन सबसे कम, ठीक। तो सबसे कम वाला सबसे पहले लगाओ, उसके बाद ट्राई, डाई और मोनो। तो जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर मैं एक्वस सॉल्वेंट की बात करूं तो एक्वस सॉल्वेंट में ये पहले आ गया, ठीक। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए 231, तो ये होगा, ठीक हो गया। तो प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी और सबसे कम प्राइमरी, ठीक। लास्ट वाला, अब देखो ये मिथाइल वाले हैं, मिथाइल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो मिथाइल में क्या बताया था, 213, ठीक। और ये एनिलीन है और ये बेंजीनामाइन है, तो एनिलीन सबसे कम होगा, यानी 1 2 3 4 सबसे कम, और उसके बाद ये, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, 5, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा होगा ये वाला, तो 2 को सबसे लास्ट रखो, ठीक है।
और उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा कम होगा पहला, और सबसे कम होगा इस तरह से 213। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 5 3 1 2। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। ठीक, तो पीकेवी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम बेस होगा। तो ज्यादा से कम करना है, यानी कम बेसिक से ज्यादा बेसिक करना है। ठीक है, तो सबसे कम बेसिक कौन है इसमें से? ये वाला देखो कौन सा होगा, ये एनिलीन। ठीक, तो सबसे कम बेसिक है, यानी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, ऐसे करना है इसको, है ना, पीकेवी। ठीक है, अब उसके बाद ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ये एनिलीन वाला, यानी एनिलीन का सेकेंडरी। तो अब इसका नंबर आएगा क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग जुड़ी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक होगा, तो इसका पीकेवी थोड़ा सा कम होगा, यानी 2। उसके बाद ये आएगा और उसके बाद आएगा सेकेंडरी, यानी 3। तो ये इनका डिक्रीजिंग पीकेबी ऑर्डर है, यानी पीकेबी कम होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्ट पूछा है। ठीक, यहां पर ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है। तो सबसे पहले एलिफेटिक आएंगे, तो एलिफेटिक में इथाइल वाला सबसे पहले आएगा, यानी तीसरा, और इससे तीसरा, उसके बाद दूसरा। ठीक है, ये सॉरी, तीसरे के बाद चौथा, ये ज्यादा होगा, पहले ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में, इसमें ज्यादा CH3 जुड़े हैं, यानी डोनेशन ज्यादा, इसमें डोनेशन कम है, तो सबसे कम होगा पहला और उसके बाद आएगा दूसरा। ठीक, तो 3 4 2 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैराटोलोडीन। तो ये हमारा एनिलीन हुआ, और उसके बाद है एनिलीन के साथ जुड़ा है नाइट्रो, यानी ये हुआ नाइट्रो, और उसके बाद एनिलीन के साथ जुड़ा है टोलोडीन, यानी CH3। ठीक है, तो ये डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है। डोनेटिंग बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, विड्रॉइंग कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप फिट कर लेना। बी, एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन और बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन एलिफेटिक है, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद इसके पास एक CH3 एक्स्ट्रा है, फिर ये, और सबसे लास्ट में आएगा ये। और नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। देखो गैस फेज लिखा है, यानी यहां पर आप केवल इंडक्टिव इफेक्ट इस्तेमाल करोगे। ठीक, तो यहां पर सबसे ज्यादा होगा टर्सरी, यानी नंबर 1, उसके बाद सेकेंडरी, यानी नंबर 2, उससे कम प्राइमरी, यानी नंबर 3, और सबसे कम होगा अमोनिया। अब यहां पर जो है रिएक्शन को कंप्लीट करना है, और कौन सी रिएक्शन है? एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये अमाइन है, ये HCl है। HCl क्या करेगा? अमाइन के साथ सॉल्ट बनाएगा। तो 1 2 3 कार्बन हो गए NH3, यहां से H इधर जाएगा और Cl माइनस। ठीक, तो इसका नाम होगा 1 2 3, यानी प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। अब देखो ये टर्सरी अमाइन है, तो आपको क्या करना है? H फिट करना है बस। तो C2H5 का होल थ्राइस N, और इसके साथ हो जाएगा H, इस पर आ जाएगा प्लस और Cl माइनस। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन को हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, जहां पर एक एल्काइल हैलाइड एक अमाइन के साथ रिएक्शन करके एक सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दोबारा से इसका एल्काइलेशन होगा तो टर्सरी अमीन बनेगा, और दोबारा से एल्काइलेशन होगा तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बन जाएंगे। तो इस तरह से एल्काइलेशन ऑफ अमीन से हमें सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अब ये चीजें आपने पहले पढ़ ली है। अब एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। तो जो सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है वो सॉल्ट को ओरिजिनल अमीन में चेंज करता है। तो यहां पर सोल्यूशन को देख के चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको केवल इस एल्काइलेशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड पर ध्यान देना है। ठीक, अब यहां पर एल्काइलेशन किसका करना है? एनिलीन का, और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? मिथाइल आयोडाइड है। ठीक, अब देखो यहां पर हम एनिलीन को इस तरह बनाएंगे NH2 और मिथाइल आयोडाइड यानी CH3I।
अब H निकलेगा और CH3 इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा NHCH3। ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, यानी N मिथाइल एनिलीन। अभी देखो एक्सेस में मिथाइल आयोडाइड है, यानी इसके बाद एक और मिथाइल आयोडाइड इस पर रिएक्शन करेगा और एक H निकाल देगा और एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, HI को आपको निकालते जाना है ना। ठीक, तो अब आपको इस तरह से टर्सरी अमीन देखने को मिलेगा। अभी यहां पर जो है एक मिथाइल आयोडाइड और रिएक्शन करेगा और अच्छा, इस बार HI तो नहीं जाएगा, यहां पर आपको एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड देखने को मिलेगा इस तरह से। तो इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो, इस पर प्लस और I पर माइनस। तो एल्काइलेशन में अगर एल्काइल आयोडाइड एक्सेस फॉर्म में होता है तो सेकेंडरी, टर्सरी और इवन क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। तीसरी टाइप की रिएक्शन है एसाइलेशन, और इसको हम एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। एसाइलेशन वो प्रोसेस होती है जहां पर किसी ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, और एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO या RCO ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन है वो एसिटाइलेशन करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करके? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर, है ना, क्योंकि इन तीनों के पास ही RCO ग्रुप होता है। तो जब भी आप एसिटाइलेशन करोगे हमेशा इन तीनों के साथ ही रिएक्शन करनी पड़ेगी। किस किस के साथ? एस्टर के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ग्रुप कौन सा पेस्ट होगा? RCO ग्रुप यहां पर पेस्ट हो जाएगा। अब जब किसी अमाइन का एसिटाइलेशन होता है तो बच्चों वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइड बनता है, और यहां पर जो रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होगी। देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस हम लेंगे? पिरिडीन लेंगे, ताकि जो बाय प्रोडक्ट HCl हमें मिलता है वो रिमूव हो सके और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सके। अब देखो यहां पर हमने एसिटाइलेशन किया है और इधर इन्होंने लिया है CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड, और ये एक प्राइमरी अमीन है। तो बच्चों देखो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन C से O की तरफ शिफ्ट हुए तो C पर प्लस आ गया और O पर माइनस आ गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्लस पर अटैक करेगा इस तरह से। अब उसके बाद क्या होगा? यहां से H रिमूव होगा और यहां से Cl रिमूव होगा, और इस तरह से आपको देखो एक अमाइड मिल गया। तो इसका नाम होगा N इथाइल एसिटामाइड या इथेनामाइड। तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है जब अमाइन का एसिटाइलेशन होता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं। देखो मान लिया जाए जैसे ये RNHH है ना, और आपने एसिटाइल क्लोराइड तो Cl C डबल बॉन्ड हो R, तो यहां से H निकल गया और आपको मिल गया RNHCOR। देखो अमाइड मिल गया। ठीक, अब सेकेंडरी अमाइन होगा तो यहां पर N की जगह H की जगह R हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस हो जाएगी, तो यहां पर आपको सेकेंडरी अमाइड मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं लेकिन टर्सरी अमाइन रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। अब देखो ये सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन है, यहां से Cl निकला, यहां से H निकला, ये देखो ये सेकेंडरी अमाइड बन गया। इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, इसका नाम होगा NN डाई इथाइल इथेनामाइड। ठीक, अब अगर एनिलीन रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से तो बच्चों यहां पर इतना ये टूट जाएगा, क्योंकि आपको केवल इसी ग्रुप को लगाना है। तो यहां से H और यहां से ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, यानी एसिडिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट निकलेगा और दोबारा से आपको अमाइड मिल जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि इंट्रोडक्शन किसका हो रहा है? CH3CO ग्रुप का हो रहा है। प्रोडक्ट सेम बनेगा चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड लो, चाहे एस्टर लो, चाहे एसिटाइल क्लोराइड लो। ठीक, अब यहां पर एक रिएक्शन भी आती है जिसका नाम है बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन कब होता है? जब बेंजोइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है? अमाइन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये मेथेनामाइन, ये बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड में RCOCl, R क्या होगा? बेंजीन होगा। यहां से Cl निकला, यहां से H निकला, तो CH3NHCO C6H5। अब यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन में लगा है तो इसका नाम होगा N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। अब यहां पर एक क्वेश्चन है और ऊपर उसका आंसर भी दे रखा है। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। तो यहां पर इसकी जगह में आपको क्या रखना है? एनिलीन रखना है। चलो देखते हैं
तो एनिलीन में ये NH2 हो जाएगा और बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5COCl, यहां से Cl निकला, यहां से H निकला, तो इधर बेंजीन और NH और CO के साथ भी बेंजीन, तो इसका नाम होगा N फिनाइल बेंजामाइड। तो यहां पर N मिथाइल की जगह N फिनाइल बेंजामाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा एसिटाइलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और कार्बाइल अमीन का मतलब होता है बच्चों आइसोसाइनेट। तो इसके तीन नाम है, या इसको आइसोसाइनेट रिएक्शन बोल लो, या कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोल लो, या फिर आइसोसाइनेट टेस्ट बोल लो। बात एक ही है ना, कई नामों से ये जानी जाती है। तो यहां पर एक आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम जो है आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं या कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि कौन से केमिकल का यूज होगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम है CCl2, और इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन में। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन के लिए आपको किन केमिकल की जरूरत पड़ेगी? क्लोरोफॉर्म और KOH। क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में कोई भी प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सीधे आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू NC ग्रुप। कार्बन कहां से आया? यहां से, तो एक N और एक C यहां जुड़ जाता है और बाकी जो है बाय प्रोडक्ट आपको अलग देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? तो दो चीजें हैं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन। ठीक, और ये जो कार्बाइल अमीन है ना, या जो आइसोसाइनाइड है, ये एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, यानी एक तरह का ये पॉइजन होता है। तो कई बार इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइजनिंग कंपाउंड बनता है या फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है, तो वो आइसोसाइनाइड ही होता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखना है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन केवल प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक देते हैं, यानी एनिलीन और इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमीन, ये सब कार्बाइल अमीन रिएक्शन देंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अमीन रिएक्शन को नहीं देते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखो, मिथाइल अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक कॉस्टिक एल्कली यानी KOH गिव फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, द कंपाउंड इज, तो मिथाइल अमाइन यानी CH3NH2 और किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो क्या बनेगा बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी CH3NC, तो आंसर हो जाएगा D। और दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कौन सा अमीन देगा? ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, तो ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक, अब देखो कई बार जो है HNO2 नहीं दिया होता है तो कुछ और केमिकल दिए होते हैं। तो बच्चों जो HNO2 है वो कहां से मिलकर बनता है या किन केमिकल से मिलकर बनता है? NaNO2 प्लस HCl टू गिव HNO2। ठीक, तो चाहे ये दोनों दे रखे हो चाहे ये दे रखा, बात एक ही है। ठीक है, अब HNO2 के साथ एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं, ये ध्यान रखना है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। अगर कोई प्राइमरी एलिफेटिक अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम मतलब जिसके पास 2 नाइट्रोजन होते हैं बनता है। लेकिन बच्चों एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं, ये तुरंत डिग्रेड होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कोई भी एलिफेटिक अमीनो अगर वो HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल होगा और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये नाइट्रोजन गैस जो रिलीज हुई है ये इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। जो अमीनो एसिड और प्रोटीन होते हैं उनमें NH2 ग्रुप इस तरह का होता है, ठीक है, यानी फ्री NH2 ग्रुप होता है, और जब इसका हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो N2 की फॉर्म में आ जाता है, यानी NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू N2।
तो ध्यान रखना, एलिफेटिक अमीन ऑलवेज गिव अल्कोहल विद HNO2। लेकिन एरोमेटिक अमीन की अगर हम बात करें, एरोमेटिक अमीन, तो एरोमेटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और सेम एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो सॉल्ट है वो स्टेबल है क्योंकि यहां पर एरोमेटिक रिंग जुड़ी है, तो एरोमेटिक रिंग इस सॉल्ट को स्टेबल करती है। लेकिन बच्चों, इस सॉल्ट की स्टेबिलिटी केवल इतने टेम्परेचर पर होती है। इसके बीच अगर टेम्परेचर हो या इससे नीचे टेम्परेचर हो तभी जाके स्टेबल होगा। यानी ये टेम्परेचर होता है 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना है तभी जाके ये सॉल्ट स्टेबल होगा और हमें डाइजोनियम सॉल्ट एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा जब कोई एरोमेटिक अमीन यहां पर रिएक्शन करेगा। ठीक, यहां पर देखो नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 5 से ऊपर करते हैं, 5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर करते हैं, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करके यानी डिग्रेड होके फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस यही है एलिफेटिक अमीन में और एरोमेटिक अमीन में। एलिफेटिक अमीन का प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और एरोमेटिक अमीन का प्रोडक्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट। बस अर्थ टेम्परेचर चेंज ना हो बस। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स corresponding to the molecular formula C3H9N. Write the IPC name of the isomer which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid. यहां पर आपको पहले इसके आइसोमर बनाने हैं और उन आइसोमर के IPC नाम लिखने हैं जो नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो C3H9N, C3H9N, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा और चौथा, 3 ही बन सकते हैं मुझे लगता है। चौथा तो हाँ, एक टर्सरी भी बन सकता है। ठीक, यानी 2 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी और 1 टर्सरी। ठीक, अब जो नाइट्रोजन गैस है वो कौन से आइसोमर लिबरेट करेंगे? प्राइमरी। ओनली प्राइमरी अमाइन लिबरेट नाइट्रोजन गैस विद HNO2, है ना। सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। तो इन दोनों का ही आपको IPC नाम लिखना है। तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 अमाइन और इसका नाम होगा प्रोपेन 2 अमाइन। बस। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड यानी ArSO2Cl और AR में अगर मैं बेंजीन रिंग लगा दूं तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और इसको एक फेमस नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। तो हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये वाला फॉर्मूला है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा, अभी नए तरह का एक हिंसबर्ग रिएजेंट आ रहा है जिसमें पैरा पोजीशन पर CH3 लगा दिया, तो इसका नाम होगा पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। यानी ये ऐसा बनेगा, देखो SO2Cl तो है और यहां CH3 लगा दिया। ठीक, तो ये नए टाइप का हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये पुराने टाइप का हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट है ना। तो इसका नाम होगा पैराटोलॉइल या पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड और इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या होता है? तो बच्चों, जो हिंसबर्ग रिएजेंट है इट इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन अगर एक साथ मिक्स हो तो तीनों को हम अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये काम हो गया इसका। और जब हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है, टर्सरी के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? सल्फोनामाइड बनाते हैं, सल्फोनामाइड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और जितने भी अमीन है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, अपने अपने हिसाब से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। एक मैं आपको नमूना देके बताता हूं। देखो, जैसे ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है
तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा इस तरह से। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर ये देखो H, यहां पर SO2 और ये PH, देखो ये सल्फोनामाइड हुआ SO2NH। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। ठीक, अब जब सेकेंडरी अमाइन करेगा तो इस H की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। तो यहां पर R हो जाएगा। ठीक, तो जो प्राइमरी अमीन है वो सेकेंडरी सल्फोनामाइड बनाते हैं, और जो सेकेंडरी अमीन है वो टर्सरी सल्फोनामाइड बनाते हैं, और जो टर्सरी अमीन है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शन करेगा लेकिन टर्सरी रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात करते हैं ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक, एरोमेटिक अमाइन है, इसी के साथ ESR पॉसिबल है। तो अगर बेंजीन पर NH2 जुड़ा होता है तो NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन जो NH2 है ना बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अभी इसकी आप खासियत देखोगे तो कि ये पावरफुल क्यों होता है। तो आपने फिनॉल में पढ़ा होगा, एक OH और एक O- और एक NH2, ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कई बार इनकी रिएक्शन इतनी विग्रस होती है कि मोनो और डाई के बजाय ट्राई डेरिवेटिव बन जाते हैं। अब देखो, सबसे पहला करते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन हम करेंगे Br2 और विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, वाटर। यहां पर हमें कोई लीविस एसिड जैसे FeBr3 या AlBr3 इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बिना लीविस एसिड के भी ये ब्रोमीन को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा, इतना पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब देखो, जो NH2 ग्रुप है ना, उसमें एक ब्रोमीन लगने के बजाय 3 ब्रोमीन लग जाएंगे, 3 ब्रोमीन, तो ये होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है और रिएक्टिविटी को इतना ज्यादा कर देता है कि मोनो और डाई बनने के बजाय ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बन जाते हैं। अब अगर आपको केवल एक ब्रोमीन लगाना है यानी ऑर्थो एंड पैरा चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, यहां पर एक कई बार पूछा जाता है कि अगर मोनो डेरिवेटिव बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको जो NH2 ग्रुप है ना, उसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, और NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को कम करने को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। देखो, if we have to prepare mono substituted aniline derivative, this can be done by protecting the NH2 ग्रुप, और ये किसके थ्रू होता है, इट इज डन बाय एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। वो जो 3 रिएजेंट बताए थे ना, उनमें से एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, इसका यूज होता है NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में, यानी उसकी एक्टिविटी को कम करने में, है ना। उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं या उसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। ठीक, तो आपको उसके बाद जो है ट्राई डेरिवेटिव नहीं मिलेंगे, मोनो डेरिवेटिव मिलेंगे। ठीक, अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों उसने नाइट्रोजन की एक्टिविटी को कम कर लिया। तो जब हम किसी एनिलीन का प्रोटेक्शन करते हैं थ्रू एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां पर CO होगा, तो यहां पे H निकला और एक CH3CO ग्रुप जुड़ गया, तो ये हो गया RNHCOOCH3, है ना, ऐसा बन गया, यानी COCH3 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहां पर देखिए, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं ड्यू टू द पोलैरिटी, तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो थोड़ा सा इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और एक्चुअल में ये जो CH3CO ग्रुप है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। ठीक, ये देखो प्लस आ गया, और जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी यानी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, और जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से अगर अमीन पर COCH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक, अब देखो यहां पर लिखा है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिड एनिलाइड, अजय इसको एसिड एनिलाइड बोलते हैं ना, किसको, इसको देखो NHCOCH3, ये एसिड एनिलाइड हुआ, इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी। तो आप करेंगे क्या, देखो सबसे पहले एनिलीन लिया,
उसकी हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दी, तो यहां पर एक एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। तो फॉर्मूला हुआ बेंजीन NHCOCH3, इसी का नाम है एसिड एनिलाइड, या इसको हम बोलते हैं एन फिनाइल इथेनामाइड। बात एक ही है। अब आप ब्रोमिनेशन करवाओ, ठीक। तो जो ब्रोमीन होगा वो एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, ठीक। लेकिन बच्चों जो पैरा वाले होते हैं वो मेजर होते हैं, ऑर्थो वाले माइनर होते हैं, क्योंकि रिपल्शन होगा अगर नजदीक नजदीक होंगे तो यहां पर ब्रोमीन लग गया। अब इस ग्रुप को आपको दोबारा से NH2 ग्रुप में चेंज करना है, तो क्या कर दो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, ठीक। तो चाहे एसिड और बेस हो, दोनों की प्रेजेंस में आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये पूरा के पूरा ग्रुप दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इस समय केवल एक ब्रोमीन लगा हुआ दिखेगा जिसका नाम है 4-ब्रोमो-एनिलीन। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर यील्ड वाइड पीपीटी ऑफ। अब देखो यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं है, डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर है, यानी एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो जब डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हो तो आपको ये मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक। और इसका जो नेचर होता है वो वाइट पीपीटी होता है। लेकिन अगर आप मोनो चाहते हो तो वही प्रोसेस करनी पड़ेगी, पहले एसाइलेशन, उसके बाद ब्रोमिनेशन, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट ESR है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। अब अगर आपने एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन किया तो आपको पता है जो एनिलीन में NH2 है वो ऑर्थो एंड पैरा डाइटिंग है, यानी ऑर्थो पैरा बनने चाहिए। अब पैरा तो बन रहा है 51%, ऑर्थो 2%, चलो ठीक है, लेकिन मेटा इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्यों बन रहा है, जबकि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड, बट वाई। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं, ये शायद नीचे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया होगा। तो जब हम ये एनिलीन में हमने बना रखा है, एनिलीन का हम नाइट्रेशन करते हैं ना, तो बच्चों जो नाइट्रेशन है उसमें आप एसिड का यूज करते हो, ठीक। तो एनिलीन के कुछ मॉलिक्यूल यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, एनिलीनियम आयन। ये वो एनिलीनियम आयन। अब जो एनिलीनियम आयन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटाडाइटिंग होते हैं। तो जब एनिलीनियम आयन का हम लोग नाइट्रेशन करेंगे तो यहां पर आपको मेटा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। यानी बोलने का मतलब यह है कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो मेटा प्रोडक्ट इसलिए मिले क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल एनिलीन से एनिलीनियम आयन में चले गए और एनिलीनियम आयन में जाने से वो मेटाडाइटिंग बन गया, इसीलिए काफी हद तक आपको मेटा प्रोडक्ट दिखने को मिलते हैं। क्लियर। लेकिन अगर आपको ऑर्थो पैरा चाहिए, मेटा नहीं चाहिए, तो वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। पहले एनिलीन का करो एसिटाइलेशन, तो बना एसिड एनालाइड, और अब उसका नाइट्रेशन करो तो यहां पर अब क्या होगा, अब एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर चले गए। तो नाइट्रो ग्रुप जो है सीधे ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, ठीक। लेकिन पैरा वाले मेजर होते हैं और ऑर्थो वाले माइनर होते हैं, तो यहां पर हम केवल पैरा ही शो करते हैं, ठीक। तो पहले एसिटाइलेशन, एसिड एनालाइड, उसके बाद है नाइट्रेशन, जो भी आप करना चाहो। नाइट्रो ग्रुप पैरा पर आ गया क्योंकि ये भी ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होता है, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस से इसको आपने NH2 में चेंज कर दिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द नाइट्रेशन ऑफ अमीनो बेंजीन द NH2 ग्रुप इज फर्स्ट प्रोटेक्टेड बाय। तो पहले किससे प्रोटेक्ट करवाते हैं NH2 ग्रुप को, फ्रॉम एसिटाइलेशन, ठीक है। यानी एसिटिक एनहाइड्राइड का हम यहां पर यूज करेंगे। चलो लास्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यानी रिएक्शन विद H2SO4। तो H2SO4 से जब रिएक्शन होती है तो पहले एसिड बेस की रिएक्शन होती है, क्योंकि H2SO4 एसिड है और ये बेस है। तो पहले ये प्रोटॉन इसको देगा, तो प्रोटॉन देगा तो NH3 प्लस हो जाएगा और इसके पास क्या बचा है, HSO4 माइनस, यानी एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट यहां पर आपको मिल जाएगा। और अब आप इसको इतने टेम्परेचर पर हीट करते हो तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और SO3H सीधे पैरा पर ज्वाइन हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हमने कहा सल्फेनिलिक एसिड। क्या कहा, सल्फेनिलिक एसिड, जिसमें एक अमीनो और एक SO3H यहां पर
प्रेजेंट होता है। ठीक, और जो सल्फोनिलिक एसिड है ना बच्चों, वो ज्विटर आयन के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ज्विटर आयन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, और प्लस और माइनस तभी आएंगे जब एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होंगे। तो SO3H एसिडिक है और ये बेसिक है, तो यहां से H यहां निकल गया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ऐसा आपको अमीनो एसिड में भी देखने को मिलेगा। चलो लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए, जो एनिलीन है वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। एनिलीन डज नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं होती है। रीजन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और यहां पर जो एनिलीन है उसके पास होता है NH2। जो AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये लीविस एसिड है, और NH2 है वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, यानी लीविस बेस है। तो पहले एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो NH2 के लोन पेयर किसको डोनेट हो जाएंगे? AlCl3 को डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इस तरह का एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, NH2AlCl3, और AlCl3 हो जाएगा माइनस और NH2 हो जाएगा प्लस। तो अब जो NH2 में नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो उसके पास तो है नहीं, वो किसके पास चलेगी? AlCl3 के पास चलेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो रिएक्टिविटी भी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। बस इसमें यही समझाया गया है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, डाइएजोनियम, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, और नियम का मतलब होता है ये एक सॉल्ट है। ठीक, जिसमें प्लस और माइनस होंगे। तो जो टिपिकल डाइजोनियम सॉल्ट है उसका फॉर्मूला होता है ArN2X। N2 प्लस होगा, X माइनस होगा। X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पर X का मतलब हेलोजन नहीं है, है ना। तो ArN2, AR की जगह R भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम AR का यूज करते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो एलिफेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं यहां पर, इसलिए बेंजीन का यूज किया गया। N2X ये गलत दे रखा है, N2 पर प्लस और X पर माइनस। ठीक है, और R जो है एराइल ग्रुप होगा। क्लियर। अब जो X है वो क्या हो सकता है? वो क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, HSO4 माइनस होता है, या BF4 माइनस। ठीक, तो X को चेंज करने से हमें नए नए डाइजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे X अगर Cl हुआ तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा C6H5N2Cl। ठीक, ये प्लस यहां होगा, ये माइनस होगा, तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अगर X की जगह HSO4 माइनस हुआ तो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और अगर X की जगह ब्रोमीन हुआ तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, और X की जगह BF4 माइनस हुआ तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ऐसे इनके नाम बनते हैं। यहां पर सबसे फेमस जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो ये वाला है, N2Cl, Cl माइनस N2 प्लस, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसी के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब बात करते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पर जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है उनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से कम होती है। रीजन क्या है? रेजोनेंस। देखो, डाइजोनियम सॉल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्चुअल में ऐसा बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस और यहां माइनस। ठीक है, इस तरह होता है। अब यहां पर जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो इस तरह से रेजोनेंस करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ठीक है, और इस तरह से इसके रेजोनेंस आएंगे, यानी जो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो डाइल्यूट हो रहा है, और जब नाइट्रोजन का प्लस चार्ज डाइल्यूट होता है तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। इसलिए हम बेंजीन का जिक्र करते हैं, नॉट एल्काइल ग्रुप। अब देखो, यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल तभी रहेंगे जब टेम्परेचर इतना होगा। कितना टेम्परेचर होगा? 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये जो BDC है ये इतने टेम्परेचर के नीचे, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही स्टेबल होगा, इसके ऊपर वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो चलो, ये हमने बेसिक समझ लिया डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। अब इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे, बनाते कैसे? तो इनको बनाने का एक तरीका है जिसका नाम है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन,
तो जब कोई प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड और HCl NaNO2 और HCl या हम बोलेंगे HNO2 इनके साथ रिएक्शन करता है विद लो टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है, ध्यान रखना 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तब जाके आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया डाइजोटाइजेशन। ठीक है, लेकिन बच्चों टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर की वजह से ही इसकी स्टेबिलिटी बनती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक, अब यहां पर देखो, ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी द डाइजोनियम सॉल्ट आर नॉट जनरली स्टोर्ड एंड इट इज यूज इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन। तो स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए इनको जैसे बनते हैं वैसे इनका यूज कर देते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो BDC है यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। ठीक, वाटर में सॉल्युबल होता है और स्टेबल होता है इन कोल्ड कंडीशन यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। अगर आप वार्म करते हो तो ये डिग्रेड हो जाता है किसमें, फिनॉल में। ठीक है, अब जैसे हमने डिस्कस किया था, इट डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा चौथा वाला, देखो एक ऐसा डाइजोनियम सॉल्ट है जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इट इज वाटर इनसॉल्युबल। देखो बाकी सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल है और स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टेबल है। इसको आपको नोट करना है, ये एक्सेप्शन है। ठीक, बाकी से अलग बिहेवियर शो कर रहा है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। दो तरह की केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर N2Cl पूरा के पूरा रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, और दूसरी ऐसी रिएक्शन है जहां पर N डबल बॉन्ड N रिटेन होता है। यानी Cl की तो बात छोड़ो, N की बात करते हैं ना। तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर N2 निकल जाता है एज N2 गैस, और एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर N2 रिटेन रहता है। ठीक, तो इन दोनों रिएक्शन को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जहां पर नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक, अब देखो बच्चों, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पर है ArN2X है ना, और X के हम Cl लेते हैं इसके। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है, यानी ऐसी रिएक्शन जहां पर न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, तो ये पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, और बेंजीन रिंग में एक न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे Cl, Br, I, CN, OH वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह में खुद आ जाएंगे। तो इस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जो डाइजोनियम ग्रुप है ना, इट इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, आसानी से रिमूव हो सकता है। ठीक, और कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस यूज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक, अब चलो, सबसे पहला है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड। ठीक, तो यहां पर हम लेंगे ये वाला बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, और हैलाइड मतलब Cl, Br, और साइनाइड मतलब Cn। तो इन सबको हम कॉपर के साथ लेंगे, Cu2Cl2, Cu2Br2 एंड CuCN। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Cl, यहां पर Br, यहां पर Cn, तो ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और जो N2 है वो N2 गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इन सबको बनाने की प्रोसेस में एक रिएक्शन का नाम भी आता है, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, तो सैंडमेयर रिएक्शन में जो कॉपर है वो क्यूप्रस की फॉर्म में यूज होता है, यानी Cu+1 आयन। ठीक है, यहां पे देखो Cu2Cl2, Cu2Br2 एंड CuCN। ठीक, अब इससे मिलती जुलती एक रिएक्शन है जहां पर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों बनते हैं, लेकिन उस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। देखो एक डिफरेंस है, यहां पर जो कॉपर है वो कॉपर पाउडर की फॉर्म में यूज होता है, देखो, जबकि सैंडमेयर में कॉपर आयन की फॉर्म में है, क्यूप्रस आयन की फॉर्म में। ये बेसिक डिफरेंस है गेटरमैन में और सैंडमेयर में। तो जो सैंडमेयर है उसमें कॉपर प्लस होता है, और जो गेटरमैन है उसमें कॉपर 0 होता है, यानी कॉपर पाउडर होता है। अब अगर दोनों की यील्ड को देखा जाए कि कौन बेटर रिएक्शन है, तो सैंडमेयर ज्यादा अच्छी रिएक्शन है एज कंपेयर टू गेटरमैन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो यील्ड है, यील्ड मतलब
जो प्योरिटी है और जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों। द रिएक्शन ArN2Cl और Cu ऑब्लिक HCl और बना क्लोरोबेंजीन N2CuCl। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इससे पता लगेगा Cu सिंगल है यानी Cu पाउडर है, दैट मीन्स इट इज गेटरमैन रिएक्शन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, N2Cl को रिप्लेस करेंगे आयोडीन से, तो हमें मिलेगा एराइल आयोडाइड। ठीक, तो ये उसके बाद अगर हम फ्लोरीन से रिप्लेस करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड की रिएक्शन करनी पड़ेगी हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट। तो सबसे पहले क्या इसमें ऐड होगा, BF4- यानी बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और अगर आप इसको हीट करते हो तो BF3 अलग हो जाता है और बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट फ्लोरीन लग जाता है। देखो बच्चों, ये फ्लोरोबेंजीन को बनाने की एक परफेक्ट रिएक्शन है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाई हाइड्रोजन। यहां पर दो ऐसे केमिकल है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। उन केमिकल का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO2, एंड इथेनॉल यानी CH3CH2OH। तो जब ये दोनों डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो पूरा के पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है थ्रू H, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। तो बेंजीन के ऊपर जब H लगता है तो बेंजीन जो है कंप्लीट हो जाती है और बेंजीन हमें एज ए मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाती है। साथ में क्या होता है कि ये दोनों जो केमिकल है इथेनॉल एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, यानी खुद का ये ऑक्सीडेशन करते हैं और डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं। तो याद रखना, ये दो केमिकल डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो वाटर में जो OH- न्यूक्लियोफाइल है ये इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके खुद वहां पर लग जाएगा और हमें मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा बच्चों? फिनॉल। तो फिनॉल कब बनता है? जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है, साथ में N2 गैस निकलेगी। लास्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। यहां पर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है HBF4। तो यहां पे लगता है BF4- यानी इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसको हम हीट करते हैं NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में, NaNO2 कॉपर के साथ हीट। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है यानी कौन सा है, NO2-, ये पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में खुद आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। साथ में NaBF4 और N2 गैस रिमूव हो जाएंगे। ठीक, तो आपने देखा डाइजोनियम सॉल्ट, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इन सबकी सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? तो जब भी बच्चों आपको कन्वर्जन करने हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, जिससे बहुत सारे कंपाउंड की सिंथेसिस हो सकती है। आगे मैं आपको ब्रीफ समझाऊंगा। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दिस केमिकल रिएक्शन द कंपाउंड A and B विल बी। तो पहले A बनाना है फिर B बनाना है। देखो एनिलीन NaNO2 HCl 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 278 केल्विन। तो ये कंडीशन किसके लिए है? डाइजोटाइजेशन के लिए। डाइजोटाइजेशन तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2Cl। तो A होगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब CuCl और हीट, तो यहां पर जो Cn है वो इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और बेंजीन के ऊपर खुद लग जाएगा यानी साइनोबेंजीन। तो यहां पे बच्चों A होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और B होगा बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन। तो आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन 2, इन द रिएक्शन सीक्वेंस ABCR, A, B और C का पता करना है। अब देखो यहां पर है A की रिएक्शन हो रही है SnCl2 और HCl, B बन रहा है और B NaNO2 HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कुछ C बना रहा है और C जो है वाटर के साथ हीट करके फिनॉल बना रहा है।
तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फिनॉल कब बनता है, जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ होती है। अब देखो बच्चों, यहां पर जो बी से सी बन रहा है ना, तो बी एक एनिलीन होना चाहिए, क्योंकि एनिलीन ही इस कंडीशन में सी देता है। तो बी विल बी एनिलीन, और जब बी की रिएक्शन NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2Cl। तो ये हो गया C। अब C की रिएक्शन करेंगे हम वाटर के साथ, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा फिनॉल, जैसा कि ये एंड प्रोडक्ट है फिनॉल, है ना। अब जो A है, A क्या हो सकता है, देखो एनिलीन को हम किससे बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन से। तो अगर नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ SN और HCl, तो हमें एनिलीन मिलता है। यानी A होगा नाइट्रोबेंजीन, B होगा एनिलीन और C होगा एजो कंपाउंड। तो ये आंसर होना चाहिए नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन एंड एजो कंपाउंड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की दूसरे टाइप की रिएक्शन है जहां पर N डबल बॉन्ड N रिटेन रहता है, ये रिमूव नहीं होता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक, और कपलिंग रिएक्शन भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस समय इलेक्ट्रोफाइल खुद बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अच्छा, जब ये कपलिंग रिएक्शन होती है तो दो तरह की कपलिंग रिएक्शन होती है। एक होती है फिनॉल कपलिंग, जहां पर फिनॉल का एडिशन होता है, और दूसरी होती है अमीन कपलिंग, जहां पर अमीन का एडिशन होता है। ठीक, और इस रिएक्शन में कलर कंपाउंड बनते हैं, कलर डाइज आर फॉर्म्ड। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल और अमीन के साथ रिएक्शन होगी, तो वो फिनॉल और अमीन की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे अटैच हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे ज्वाइन करना है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल कपलिंग, जहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, प्लस तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद इस तरह से अटैच्ड हो जाएगा। तो इतना जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं एजोबेंजीन, और इसकी पैरा पोजीशन पर OH लगा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर होता है ऑरेंज, याद रखना। उसी तरह अमाइन के केस में भी करेंगे, बस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमीनो ग्रुप आ गया, तो इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और इनका कलर होता है येलो। तो अमीन के साथ येलो, डार्क येलो, पेल येलो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, और फिनोलिक कंपाउंड जो है ऑरेंज, रेड, इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करते हैं। देखो, एनिलीन इन सेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्डेड ए कलर कंपाउंड वाई, द स्ट्रक्चर ऑफ वाई वुड बी। तो कलर कंपाउंड बनाएगा यानी या तो फिनॉल कपलिंग होगी या तो अमीन कपलिंग होगी। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या दे रखा है। तो सबसे पहले एनिलीन है, NaNO2 HCl X बन रहा है, तो X क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है यानी N2Cl है, और उसके बाद रिएक्शन हो रही है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट आप ऐसा रखो N2Cl ये प्लस, और NN डाइमिथाइल एनिलीन का फॉर्मूला होता है ये CH3NCH3 है ना, टर्सरी अमाइन है। रिएक्शन सेम कंसेप्ट से होगी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, और बाकी ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर आंसर होना चाहिए ये वाला, ये इतना तो डाइजोनियम सॉल्ट है और इतना जो है NN डाइमिथाइल एनिलीन है, ये वाला देखो, तो इसका नाम होगा NN डाइमिथाइल अमीनो एजोबेंजीन, और इसका कलर भी येलो होता है। अब मैं डाइजोनियम सॉल्ट की कुछ रिएक्शन को ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, वाटर के साथ फिनॉल बनाएगा, CuCN के साथ साइनोबेंजीन बनाएगा, HBF4 और हीट के साथ फ्लोरोबेंजीन बनाएगा, H3PO2 के साथ बेंजीन बनाएगा, CuBr के साथ ब्रोमोबेंजीन, CuCl के साथ क्लोरोबेंजीन, और Ki के साथ हीट करेंगे तो आइडोबेंजीन, और फिनॉल और अमीन के साथ इस तरह की एजोडाई बनेगा, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये पूरा एक समराइज हो गया डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन का। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, लेकिन अभी जाना नहीं, अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो सारे मैंने NCERT से क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, यहां पर कई सारी रिएक्शन है, इनको हमें कंप्लीट करना है। पहली, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और KOH,
इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो क्या बनता है बच्चों, इसमें एक कार्बाइल अमीन बन जाएगा, तो C6H5NC कार्बाइल अमीन यानी आइसोसाइनाइड, साथ में होगा 3KCl और साथ होगा 3H2O। ये पूरी रिएक्शन होगी, तो आपको मिलेगा बेंजीन आइसोसाइनाइड। सेकंड, ये डायजोनियम सॉल्ट है H3PO2 वाटर। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, H3PO2 डायजोनियम सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, C6H6, और साथ में जो H3PO2 है वह H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साथ में जो है N2 गैस निकल जाएगी और इधर HCl रिमूव हो जाएगा। तीसरा, एनिलीन H2SO4, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो एनिलीन है वो H2SO4 के साथ इस तरह का एक सॉल्ट बनाता है, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो यहां से प्रोटॉन निकल के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3+ और HSO3-, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां पर बच्चों हीट का कंसेप्ट नहीं दे रखा है, अगर आप हीट करते हो तब जाके सल्फेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी SO3H और साथ में बेंजीन और यहां होगा NH2, इट इज कॉल्ड सल्फेनिलिक एसिड। लेकिन हीट करने के बाद, ठीक, यहां पे हीट का कंसेप्ट नहीं दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ये। देखो नेक्स्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ बिल्कुल ऐसी रिएक्शन होगी जैसे फॉस्फोनिक एसिड के साथ ही, क्या बनेगा, बेंजीन प्लस अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड में, और N2 गैस अलग निकल जाएगी और HCl अलग हो जाएगा। उसके बाद है एनिलीन Br2 एंड एक्वस। देखो डायरेक्ट रिएक्शन है, अगर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर आपको ट्राइब्रोमो एनिलीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन का रेट ज्यादा फास्ट होगा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड एनिलीन का क्या करता है, एसाइलेशन करता है, तो एसाइलेशन से आपको अमाइड मिलता है, तो C6H5NHCOCS3, इंट्रोडक्शन ऑफ COCS3, तो N फिनाइल इथेनामाइड आंसर हो जाएगा, ठीक। लास्ट है डाइजोनियम सॉल्ट HBF4NaNO2Cu, तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी है, क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन यहां पर आंसर हो जाएगा, और NaBF4, ठीक, और प्लस N2 इस तरह हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है, तो ये हमने रिएक्शन कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट, यहां पर भी रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको ABC ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक। अब देखो, ये है इथाइल आयोडाइड, ये है NaCN, कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर CN जो है I को रिप्लेस कर देगा, तो A हो जाएगा CCCN, है ना, यानी प्रोपेन नाइट्राइल। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, जब साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, अमाइड बनता है, तो यहां पर 3 कार्बन का अमाइड बन जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेनामाइड। और देखो बच्चों, कौन सी रिएक्शन है, NaOH एंड Br2, यानी हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा एक अमाइन में, और अमाइन में एक कार्बन कम हो जाएगा अमाइड से, या 3 कार्बन या 2 कार्बन। दूसरा, डाइजोनियम सॉल्ट CuCN, तो यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर क्या लग जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट में N2Cl निकल जाएगा और CN आ जाएगा, ठीक, तो PH और CN, ठीक। अब हाइड्रोलाइसिस पार्शियल नहीं है, कंप्लीट है, तो CN कन्वर्ट इनटू COOH, तो यहां पर हो जाएगा PHCOOH, यानी बेंजोइक एसिड। और उसके बाद NH3 और हीट, तो NH3 एक बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, तो पहले कौन सा सॉल्ट बनेगा, PHCOONH4, यहां प्लस यहां माइनस, और साथ में हीट भी दे रखा है ना, तो उसके बाद वाटर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर अमाइड बनेगा CONH2, तो C होगा बेंजामाइड। तीसरे पे आ जाओ, देखो इथाइल ब्रोमाइड CN, बिल्कुल पहले जैसी रिएक्शन, तो यहां पर होने वाला है 1, 2 और CN लग जाएगा, ठीक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो साइनाइड को ये अमाइन में चेंज करेगा, तो जो B होगा है ना, B देखो, B होगा CH2NH2, यानी
प्रोपेन अमाइन, ये बी हुआ। अब बी की रिएक्शन होगी HNO2 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एलिफेटिक अमीन है, ये HNO2 के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बनाएगा, तो 3 कार्बन का यहां पर एल्कोहल आपको मिल जाएगा, यानी प्रोपेन 1ऑल। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन का Fe और HCl यानी रिडक्शन होगा, तो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होकर क्या बनेगा, एनिलीन, तो बच्चों यहां पर होगा NH2A। उसके बाद NaNO2 HCl यानी डायजोटाइजेशन, तो B होगा डायजोनियम सॉल्ट, यानी B होगा PHN2Cl, ठीक। अब उसके बाद वाटर और हीट, यानी ये देगा हमें फिनॉल, तो C होगा फिनॉल, B होगा डायजोनियम सॉल्ट और A होगा एनिलीन। नेक्स्ट एसिडिक एसिड, अमोनिया और हीट यानी एमाइड बनेगा, तो यहां पर जो A होगा वो होगा CH3CONH2, ठीक। अब A के बाद NaOBr, NaOBr या NaOH और Br2 बात एक ही है, तो दोनों रिएजेंट जो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड से रिलेटेड है ना, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड होगा तो क्या बनेगा, एक अमाइड बनेगा, मिथाइलामाइन हो गया, एक कार्बन कम, तो बी होगा मिथाइलामाइन। उसके बाद NaNO2 HCl, तो एलिफेटिक अमीन है, तो क्या देगा बच्चों, यहां पर एल्कोहल बन जाएगा, तो क्या होगा, मीथेनॉल विल बी आंसर। लास्ट नाइट्रोबेंजीन FeHCl, रिडक्शन होगा नाइट्रोबेंजीन का, तो यहां पर हमें मिलेगा एनिलीन। HNO2 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बी होगा डायजोनियम सॉल्ट यानी N2Cl। और उसके बाद यहां पर है फिनॉल, तो यहां पर फिनॉल कपलिंग रिएक्शन होगी, तो आंसर हो जाएगा इस तरह से, यहां बेंजीन और इधर OH लगा दो, तो ये होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर होगा ऑरेंज। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जहां पर दो केमिकल को डिस्टिंग्विश करने वाला केमिकल टेस्ट आपको बताना है, ठीक। तो पहला है मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन, यानी मिथाइल अमीन और दूसरा है डाइमिथाइल अमीन, यानी ये हमारा सेकेंडरी अमीन। तो बच्चों प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन में कौन डिफरेंशिएट करता है, एक तो करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, और दूसरा करता है कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो कार्बाइल अमीन प्राइमरी अमीन के साथ तो रिएक्शन करेगा, लेकिन सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। दूसरा है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन यानी ये जो ऊपर मैंने बनाया ये सेकेंडरी अमाइन, और टर्सरी अमाइन यानी इस तरह से, ठीक है। अब सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के काम आता है हिंसबर्ग रिएजेंट, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन टर्सरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरा इथाइल अमीन और एनिलीन, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, तो यहां पर HNO2 के साथ आप रिएक्शन करोगे तो एलिफेटिक बनाएगा एल्कोहल, जबकि एरोमेटिक बनाएगा डायजोनियम सॉल्ट, ठीक। उसके बाद है एनिलीन और बेंजाइल अमीन, सेम कंसेप्ट है, बेंजाइल अमीन एलिफेटिक है, एनिलीन एरोमेटिक है, तो HNO2 से ही इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट है एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन, यानी एक प्राइमरी और एक एनिलीन यानी NH2 और एन मिथाइल एनिलीन यानी ये वाला, ठीक है। तो एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी, तो यहां पर आप कार्बाइल टेस्ट लगाओ, तो कार्बाइल टेस्ट इसके साथ तो एसोसाइनेट बनाएगा लेकिन इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास अमाइन NCERT के कंसेप्ट, उसके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब क्या करना है, आपको जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन रह गए हैं वो लगाने हैं, बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, और जितने भी इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल है वो पूरे सॉल्व करने हैं। क्लियर? तो इसको करोगे तो अमाइन चैप्टर आपका परफेक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो, अगर वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसका पीडीएफ, इस पूरे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।